नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब बदली हुई परिस्थितियों में अमित शाह की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर कयासबाजी का दौर चल रहा है। लेकिन अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने महत्वपूर्ण थे और भविष्य में कितने महत्वपूर्ण रहेंगे, ये सारे सवाल उस एक सवाल के साथ जाकर नत्थी हो जाते हैं कि आखिर अमित शाह ने अपना आडवाणीकरण करने की दिशा में कदम क्यों बढ़ा दिया। आडवाणीकरण इसलिए क्योंकि आडवाणी के पास यानी लाल कृष्ण आडवाणी के पास तो कहा जाता है कि सुधींद्र कुलकर्णी जैसे सलाहकार थे जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को राम से जिन्ना तक पहुंचने में ज्यादा लंबा वक्त नहीं लगाया, बल्कि 2005 में नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को इस स्थिति में जरूर पहुंचा दिया जिससे हिंदुस्तान की सियासत में उनकी अहमियत को नए सिरे से परिभाषित किया जा सके और देखा जा सके। लेकिन अमित शाह के साथ तो कोई सुधींद्र कुलकर्णी जैसे सलाहकार भी नहीं थे। अमित शाह खुद ही सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए नेता नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सलाहकार समझे जाते हैं और संभवतः है भी। लेकिन अमित शाह के साथ वो कौन सी परिस्थितियां आई जिसमें चर्चा कहीं और हो रही थी और उस चर्चा को लेकर वो कहीं और चले गए। भारतीय राजनीति में एक नेता है, आप सबको याद होगा, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप उन पर नहीं है, सीबीआई और ईडी कभी उनके दरवाजे पर दस्तक भी नहीं देती, लेकिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। और इस बात के लिए उनकी तारीफ करनी होगी कि कांग्रेस पार्टी के ये नेता एक टीवी कॉन्क्लेव में यहां तक कहते हुए पाए गए थे कि मैं जहां जाता हूं मेरे जाने से, मेरे भाषण देने से वोट कटते हैं, लिहाजा मैं नहीं जाता। आप समझ गए होंगे किनकी बात मैं कर रहा हूं। जी हां, दिग्विजय सिंह बड़े ही काबिल नेता है, लेकिन कई बार उन्हें यह स्वीकारोक्ति करनी पड़ी कि उनके जाने से कई जगह वोट कट जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अब अमित शाह भी दिग्विजय सिंह की लीग में तो नहीं शामिल हो गए, जहां अमित शाह जाएंगे वहां वोट कटने लगेगा, क्योंकि अमित शाह ने एक ऐसे विषय को छेड़ दिया जिसके बाद उस पर से उससे अलग हट पाना, उससे अलग राजनीतिक छवि का निर्माण कर पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी जब 2014 में अपने राजनीति में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर यानी प्रधानमंत्री पद के लिए अपने मिशन को लेकर जब पूरे देश में निकले थे तो उत्तर प्रदेश को एक शख्सियत के हाथों सौंप रखा था और वो थे अमित शाह। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 से ऊपर पहुंच नहीं पा रही थी। सिर्फ लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद जैसे टापुओं में भारतीय जनता पार्टी बची हुई दिखाई दे रही थी। तो इन टापुओं से निकालकर गांव, गली और कस्बे तक भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 73 सीटों के साथ लेकर आने वाले अमित शाह अगले कुछ ही महीनों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर गृह मंत्री बने और स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री के बाद अगली भूमिका सत्ता में क्या हो सकती है, इसको लेकर अनौपचारिक या औपचारिक जिस रूप से भी आप समझे उन्हें नंबर 2 माना जाने लगा। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत का एक दस्तूर है कि नंबर 2 कभी नंबर 1 की भूमिका में आ जाए, ये जरूरी नहीं है। और ये बात इसलिए कही जा रही है कि जवाहरलाल नेहरू के जमाने से आप देखें तो नंबर 2 नंबर 1 की भूमिका में शायद ही कभी आए। नरसिम्हा राव के जमाने में भी देखें तो यही हुआ। अर्जुन सिंह प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद की परिस्थितियों को भी देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाए। उसके पहले रामो वामो के दौर में देवीलाल वहां तक नहीं पहुंच पाए। और आज की तारीख में शरद पवार तो इस देश में एक रिकॉर्ड ही बना चुके हैं कि सबसे लंबे पीएम इन वेटिंग यदि माना जाए तो 50 साल की उम्र से वो पीएम इन वेटिंग है, यानी 1991 से। और आज 2024 में जब हम आपसे मुखातिब है तब भी उनके अंदर वो हसरत बची हुई है कि ये इन वेटिंग शब्द एक बार हट जाता और सिर्फ पीएम ही नाम के साथ जुड़ा रह जाता। और भले ही इन वेटिंग हट के नाम के बाद पीएम इन वेटिंग में पीएम के बाद इन वेटिंग हट के पहले भले ही फॉर्मर पीएम यानी पूर्व प्रधानमंत्री भी तो कम से कम जुड़ जाता, वो हो नहीं पाया। लेकिन अमित शाह तो अभूतपूर्व होकर के भारतीय राजनीति में अब पहचाने जा रहे हैं। अभूतपूर्व किस मामले में? एक ऐसा राजनेता
जो सीधे राज्य के गृह राज्य मंत्री से देश के गृह मंत्री के पद का सफर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के भरोसे के साथ तय किया। और वो भरोसा अब तक कायम है, आगे भी कायम रहेगा। लेकिन जनता के बीच जो भरोसा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ दिखने का मतलब उस भरोसे को कहीं ना कहीं डेंट लगने जैसा होगा, जिस भरोसे को लोग आज तक मोदी शाह की जोड़ी के तौर पर देखते रहे। मोदी शाह की जोड़ी, क्रिकेट में जोड़ियां बनती हैं, राजनीति में भी जोड़ियां बनती हैं। अटल आडवाणी की जोड़ी, मोदी शाह की जोड़ी, राव मनमोहन की जोड़ी नरसिम्हा राव के जमाने में कहा जाता था। तो ये जो जोड़ी है, इस जोड़ी के साथ अब सत्ता के शीर्ष का सफर जनता के बीच जाने के सफर के रूप में तब्दील होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अमित शाह के जाने से दिग्विजय सिंह की तरफ वोट तो नहीं कटेंगे। इस देश का दलित समाज, इस देश का वंचित और बहुजन तबका जो तकरीबन इस देश का 85% हिस्सा खुद को मानता है, वो 85% हिस्सा अमित शाह को एक ऐसे नेता के तौर पर देखेगा जिस नेता के तौर पर देखे जाने से किसी भी राजनीतिक दल की चुनावी संभावनाएं खराब हो सकती है। दरअसल भारतीय राजनीति में पर्दे के पीछे काम करने वाले नेताओं की कमी नहीं रही है। कांग्रेस के जमाने में के कामराज का नाम लोग लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर गोविंदाचार्य तक का नाम लिया गया, और बाद के दौर में अमित शाह की भूमिका एक ऐसे नेता के तौर पर देखी गई जो पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे, यानी सत्ता और संगठन में और सत्ता और संगठन के पीछे दोनों जगह अपनी भूमिका का एहसास करवाते रहे। लेकिन यही भूमिका जब पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे संगठन और सत्ता तक है, वहां तक तो नरेंद्र मोदी की नजरों में ठीक है। लेकिन जैसे ही वो भूमिका जनता के बीच जाने की होती है, और जनता के बीच जाकर मैंने खुद उनकी चुनावी सभाओं में एक श्रोता, एक दर्शक की हैसियत से, एक मतदाता की हैसियत से देखा और महसूस किया है कि एक कॉमन लाइन वो जरूर बोलते हैं। जिस जगह पर जाते हैं उस जगह पर जाकर बोलेंगे, अरे जैसे मैं बता दूं सीतामढ़ी की एक सभा का जिक्र, अरे सीतामढ़ी के वासियों जोर से बोलो भारत माता की जय, ये नारा वो लगवाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब वो कहते हैं भारत माता की जय। लेकिन अब क्या उस नारे को लगाने की स्थिति में और नारे को लगवाने की स्थिति में अमित शाह जनता के बीच जाकर उस भूमिका में होंगे, या उन्हें उसी संसदीय सीट पर भेजा जाएगा जहां SC ST वर्ग के मतदाताओं की तादाद 5% या 5% से कम होगी? ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा, क्योंकि अगर 5% भी वोट होंगे, वहां भी अमित शाह का चेहरा, अमित शाह का भाषण भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट से ज्यादा बर्डन हो जाएगा, यानी चुनावी पूंजी से ज्यादा चुनावी देयता के रूप में सामने आने की संभावना बढ़ सकती है। अब इस तरह से आज की जो राजनीति हो गई है, जिसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कभी धर्म के आधार पर, कभी वर्ग के आधार पर, कभी समुदाय के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी कम्युनिटी के आधार पर, किसी आधार पर जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस देश में बढ़ रही है, तो उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में ये तो होना ही था, ये होना एकदम तय था कि चाहे जिस किसी सेक्शन को कोई नाराज करना चाहे, जाने अनजाने में यदि कोई गलती हो जाए या जानबूझकर हो जाए, दोनों ही परिस्थितियों में राजनीति में रहने वाला व्यक्ति जो तलवार की धार पर खुद को हर वक्त चलता हुआ महसूस करता है, अब इसका ज्यादा शिद्दत से एहसास अमित शाह को ही नहीं, उनके साथ साथ उनके पीछे खड़ी उस पूरी गुजरात लॉबी को हो रहा होगा, जिसने भारतीय जनता पार्टी की चादर तले, उसके बैनर तले इस देश की सियासत और कॉरपोरेट को एक ऐसे संगम के रूप में स्थापित कर रखा है जिसमें जनता की भूमिका 5 किलो राशन के पाता की तरह है, और दाता की भूमिका में तो कोई और आकर बैठा हुआ है। लेकिन दाता और पाता के बीच का नकाब मैं पहले भी आपको बताता रहा हूं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के और ज्यादा ग्रास रूट लेवल पर, जमीन पर पहुंचने के रूप में ही इसे टूटने की संभावना बन सकती थी। और उसमें पहला कंकड़ किसी ने मारा तो किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि जाने या अनजाने अमित शाह साहब ने खुद ही उसमें कंकड़ मारने का काम किया। अब आगे नरेंद्र मोदी उन्हें गृह मंत्री के तौर पर कंटिन्यू रखेंगे, या
संगठन में वापस भेजा जाएगा, भाजपा के अगले अध्यक्ष की तलाश है, या किसी भी रूप में पर्दे के सामने रखने पर, चाहे भाजपा अध्यक्ष हो या केंद्र में गृह मंत्री हो, किसी भी रूप में अमित शाह के पर्दे के सामने रहने की सूरत में वही स्थिति तो नहीं होगी जो दिग्विजय सिंह सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर चुके हैं कि उनके भाषण देने से, उनके जाने से वोट कटते हैं उनकी पार्टी के। वो स्थिति यदि हिंदुस्तान की राजनीति में अमित शाह की बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और इसलिए भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि यह न्योता किसी दूसरे ने नहीं, अमित शाह के अपने भाषण की वजह से खुद ही उन्होंने इसको आमंत्रण दिया है। तब देखते जाइए सियासत में अमित शाह की भूमिका राजनीति का अंडमान भोग रहे लाल कृष्ण आडवाणी की तरह तो नहीं हो जाएगी, या सियासत में दिल्ली को अंडमान समझने की भूल अमित शाह ने उस रूप में तो नहीं कर ली जिस रूप में बड़े बड़े लोगों ने करने की गुस्ताखी कभी सोची लेकिन कर नहीं पाए। सियासत में टेक फॉर ग्रांटेड ले लेना किसी भी चीज को, ये भारी मुगालते में रखने जैसा होता है। और सियासत के साथ साथ समाज को जोड़ने की कला को ही चुनावी राजनीति कहते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहते हैं। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में प्रबंधन जो पर्दे के पीछे होता है उसकी भूमिका एक अलग होती है, और डिलीवरी जो जनता के बीच होती है, यानी मार्केटिंग जो सबसे बड़ी जनता के बीच में होती है, वो चेहरे और उस चेहरे के साथ जुड़े हुए यूएसपी के साथ होती है। अमित शाह को अब इस बात के लिए जरूर याद किया जाएगा कि उनकी यूएसपी के तौर पर क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर सदन में दिए गए उस बयान, जिसका वो क्लिप जिस रूप में वायरल हुआ, उस क्लिप को उनकी यूएसपी के साथ चस्पा होने से क्या गोदी मीडिया भी रोक पाएगी? क्या अमित शाह रोक पाएंगे? क्या ट्विटर और एक्स जैसी सोशल मीडिया साइट्स इसे रोक पाएंगी? दरअसल हिंदुस्तान की सियासत में एक बार जो टैग लग गया वो लग गया। याद कीजिए पीवी नरसिम्हा राव को, तमाम उपलब्धियां उनके नाम, आर्थिक सुधारों से लेकर पंजाब तक, लेकिन उनके नाम जो बदनुमा दाग जुड़ गया 6 दिसंबर 1992 को, उससे कभी वो पिंड नहीं छुड़ा पाए। तमाम उपलब्धियां इंदिरा गांधी की, सिक्किम से लेकर परमाणु परीक्षण तक और बांग्लादेश से लेकर बैंकों के नेशनलाइजेशन तक, लेकिन इन सब के पीछे इमरजेंसी और ब्लू स्टार जुड़ गया। और तमाम उपलब्धियां इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, लेकिन 1962 में भारत चीन सीमा की स्थिति से पैदा हुई परिस्थितियां उनके साथ जुड़ गई। तो कोई एक दाग, कोई एक बयान, लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उनके साथ भी जिंदा विवाद चस्पा हो गया। कोई एक बयान पूरी राजनीतिक संभावनाओं को किस प्रकार से तहस नहस कर सकता है, ये आज की तारीख में सबसे ज्यादा कोई महसूस कर रहा होगा तो भारतीय जनता पार्टी, और उससे भी ज्यादा नरेंद्र मोदी कि अमित शाह को किस भूमिका में सत्ता के केंद्र में इस प्रकार रखे जिससे जनता को यह एहसास न हो कि अमित शाह केंद्र में बने हुए हैं। क्योंकि यह एहसास होते रहना मोहन भागवत के उस बयान की तरह भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकता है, जिस आरक्षण वाले बयान ने मोहन भागवत के उस बयान के बाद पूरे बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1/4 सीटों लायक भी नहीं छोड़ा था, नरेंद्र मोदी के उत्कर्ष के दौर में नहीं छोड़ा था। और अब तो नरेंद्र मोदी की राजनीति ढलान की तरफ है, मोदी की राजनीति ढलान की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी के सूर्य की राजनीति ढलान की तरफ है। तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले बीजेपी के चंद्रमा की राजनीति किधर जाएगी, खासकर बाबा साहब पर दिए बयान के बाद, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत में अमित शाह पर्दे के सामने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अब एक एसेट है या बर्डन है, एक राजनीतिक पूंजी है या एक राजनीतिक देयता के रूप में है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।